हे गाइस, दिस इज अरिता। वेलकम टू आवर चैनल बायोलिस्ट। आज का हमारा नया टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो पहले हमको एक वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा, दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, राइट? तो ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी में लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, दैट इज CO2 को हम लोग अपने बॉडी में से एटमॉस्फेरिक गैसेस में रिलीज करते हैं। सो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग एंड इट इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन में हम लोग ने क्या किया? इनहेलेशन किया, इनहेल किया O2 को एंड एक्सहेल किया CO2 को, राइट? तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग वरना रेस्पिरेशन। ओके, सो अगर हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, हमको किसी भी चीज का मैकेनिज्म करने के लिए पहले उसका स्ट्रक्चर, उसका ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से पढ़ना होता है। तो हम लोग ये वीडियो में इसका पूरा हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बना है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो सबसे पहला जो नोज का जो ओपनिंग, एक्सटर्नल ओपनिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, देन मैं लिख दूंगी। जो अपना नोज है उसका जो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स एक पैसेज बनाता है जो एक चेम्बर में जाके खत्म होता है। तो ये पैसेज को हम लोग नेसल पैसेज बोलते हैं और जो चेम्बर में वो खत्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेसल चेम्बर। तो नेसल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स जो है वो नेसल चेम्बर्स के द्वारा हमको तो हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हुआ, जो बाहर का ओपनिंग है ना उसका, उसको हम लोग एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। वहां से ये नेसल पैसेज में से लेके हमको नेसल चेम्बर में लेके जाता है। ये नेसल चेम्बर ओपन होता है इनटू फैरिंग्स। अब ये फैरिंग्स क्या है? फैरिंग्स जो है वो एक कॉमन पॉइंट है। फैरिंग्स यहाँ पे होता है एक कॉमन पॉइंट है, एक फूड पाइप के लिए और विंड पाइप के लिए। फूड पाइप क्या होता है? जहाँ से हम लोग खाना, डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, और विंड पाइप का क्या होता है? जहां से हम लोग रेस्पिरेटरी प्रोसेस चालू करते हैं। तो फूड पाइप इज एसोफेगस। ये क्या होता है? ये है एसोफेगस। एंड दूसरा होता है विंड पाइप। विंड पाइप क्या होता है? विंड पाइप इज ट्रेकिया, जहां से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू होता है। तो इसके आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले फैरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या काम करता है? लैरिंग्स साउंड प्रोडक्शन का काम करता है, इसलिए हम लोग इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। क्यों साउंड बॉक्स बोला है हम लोग ने इसको? बिकॉज ये साउंड प्रोडक्शन करता है। मैं अभी जो भी बोल रही हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है। क्यों? बिकॉज मैं जो भी बोल रही हूँ मेरे लैरिंग्स में कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है एंड आप तक वो आवाज जा रहा है। तो ये हो गया साउंड प्रोडक्शन के लिए लैरिंग्स हो गया, राइट? तो हम लोग ने क्या पढ़ा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स क्या है? ओपनिंग ऑफ नोज जो आउटसाइड ओपन होता है। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अपने को एक पैसेज, दैट इज नेसल पैसेज, से नेसल चेम्बर में लेके आता है एंड नेसल चेम्बर ओपन होता है इनटू फैरिंग्स। फैरिंग्स क्या है? फैरिंग्स एक कॉमन पॉइंट है बिटवीन फूड पाइप एंड विंड पाइप। फूड पाइप एसोफेगस होता है जहां से हम लोग डाइजेशन का प्रोसेस, जब हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लेशन करेंगे तो उसमें हम लोग इससे डील करेंगे। अभी हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लेसन डील कर रहे हैं, इसलिए हम लोग विंड पाइप के साथ आगे बढ़ेंगे। तो विंड पाइप को हम लोग ट्रेकिया भी बोलते हैं। यहाँ से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम होता है। अगर हम लोग ये ट्रेकिया को डिटेल में पढ़े तो ये ट्रेकिया का एक ओपनिंग होता है। अगर ये मेरा ट्रेकिया है तो ट्रेकिया का जो ओपनिंग रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉटिस। और ये ग्लॉटिस जो है उसको एक कार्टिलेज से बना हुआ एक फ्लैप होता है, वो कवर करके रखता है। कार्टिलेज से बना हुआ एक फ्लैप होता है, वो कवर करके रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। तो क्या देखा हम लोग ने
कि ट्रेकिया जो है यहाँ से चालू होता है, वो अपना उसका जो ओपनिंग रहेगा उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। एंड वो ग्लोटिस के ऊपर, वो ओपनिंग के ऊपर एक फ्लैप होता है जो खुलता बंद होता है, उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसका काम क्या होता है एपिग्लोटिस को, ये जब मैं खाना खा रही हूँ तो फेरिंग्स के बाद दो कॉमन पॉइंट है, एक फूड पाइप और एक विंड पाइप। तो मेरा खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप में ना चला जाए, इसका ध्यान रखता है। जब मैं खाना खाऊंगी तो ये ग्लोटिस को क्लोज कर देगा ताकि जो खाना है वो इसमें ना जाते हुए फूड पाइप में जाए। तो ये क्या करता है एपिग्लोटिस, क्या करता है एपिग्लोटिस जो है वो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू विंड पाइप। ओके, तो ये हो गया अब ट्रेकिया। यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, ये हो गया एपिग्लोटिस, फिर आता है लैरिंग्स, ये हो गया ट्रेकिया। अब ट्रेकिया जो है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होके उसके ब्रांचेस, एक जाता है लेफ्ट लंग में, एक जाता है राइट लंग में। तो ये जो डिवाइड हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। अब ये डिवाइड कहाँ पे हो रहा है वो क्वेश्चन है और वो इम्पोर्टेंट है। ये जो ट्रेकिया है वो डिवाइड होता है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ट्रेकिया डिवाइड होता है T5 में। T5 में मतलब क्या, पहले तो ये इम्पोर्टेंट है। T5 में मतलब हम लोग ने इसके पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा था, हमारे पास 12 थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा। तो जो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा होता है वो पॉइंट पे, वो रीजन में ये आगे डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए मैंने T5 लिखा है। T5 मतलब क्या है, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे ये डिवाइड हो जाता है। ओके, तो ये था ट्रेकिया। अब आगे मैं कहाँ लिखूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, फिर मैं आगे का कंटिन्यू करती हूँ। अब ये ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है इनटू ब्रोंकस, बराबर। हम लोगों ने ट्रेकिया पढ़ा था, ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हुआ इनटू ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकस अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ब्रोंकस अंदर जाके खुद भी डिवाइड हो रहा है इनटू बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। तो वो डिवाइड होके क्या बनाता है, प्राइमरी, या फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ऐसे ब्रोंकाई बनाता है। ओके, एंड देन वो जो एकदम लास्ट वाला जो एकदम फाइन ब्रांचिंग होता है उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। तो एंड में वो ब्रोंक्यूल्स बनाता है। तो ब्रोंकस हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ब्रोंक्यूल्स, हाँ ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई बनाया, फिर ब्रोंक्यूल्स बनाया। अब ये ब्रोंक्यूल्स के एंडिंग पे, जैसे ये ब्रोंकस आया, इसने फर्दर डिवीजन दिखाया, बहुत सारा डिवीजन दिखाया, ऐसा बहुत सारा डिवीजन दिखाया। तो इसके जो एंड वाले पार्ट थे उसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी में एल्वियोलाई। क्यों, क्योंकि ये मेन साइट है। क्या है, मेन साइट है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, समझ रहे हैं। तो ये ब्रोंक्यूल्स लीड्स टू एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई जो है वो एक सैक जैसा स्ट्रक्चर है, बैग जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। यहाँ पे मेन एक्सचेंज होता है गैसेस का, समझ गया। और फिर एल्वियोलाई, अभी हम लोग अगर ट्रेकिया को देखें तो ट्रेकिया कहाँ पे था, मिड थोरैसिक कैविटी में था। ये लंग्स, ये प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, ये सब का नेटवर्क मिला के अपना लंग्स बनता है, राइट। तो लंग्स समझ गया, इतना लेके हमारा लंग्स बन गया। अब हम लोग अगर लंग्स को देखें तो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, राइट। यहाँ पे ये डबल लेयर मेम्ब्रेन, तो ये डबल लेयर मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन।
ये प्लूरल मेम्ब्रेन कैसा होता है, डबल लेयर्ड होता है। एंड इसके अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड, मतलब यहाँ पे ये जो ये है ना उसके अंदर यहाँ पे ऐसे 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 फ्लूइड रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। और ये प्लूरल फ्लूइड हमको क्या करने में हेल्प करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। ओके तो हम लोगों ने क्या देखा, लंग्स कैसे बना, ये ब्रोंकस आया, उसका डिवीजन प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है, टर्शियरी ब्रोंका है, देन जो लास्ट का एंडिंग वाले पार्ट्स रहेंगे ब्रोंक्यूल, एंड देन वो एल्वियोल है। ये सब मिला के हमारा लंग्स बना। ये लंग्स जो है वो डबल लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड है, प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड है जो कि डबल लेयर्ड है, उसके अंदर है प्लूरल फ्लूइड, और वो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ओके सो ये हो गया हमारा लंग्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अपना जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स जो था वो अपने को नेसल पैसेज में लेके जा रहा था, नेसल पैसेज से नेसल चेम्बर में लेके जा रहा था, एंड देन नेसल चेम्बर से फैरिंग्स में लेके जा रहा था। फैरिंग्स में क्या था, फैरिंग्स एक कॉमन पॉइंट है फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप, फूड पाइप एसोफेगस एंड विंड पाइप ट्रेकिया। फूड पाइप अभी ट्रेकिया का जो ओपनिंग था उसको हम लोगों ने बताया था ग्लॉटिस, ग्लॉटिस में एक ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप था जिसको हम लोगों ने बताया था एपिग्लॉटिस, वो क्या कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था फूड को ट्रेकिया में एंटर होने के लिए, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ट्रेकिया, अभी यहाँ पे हम लोग ट्रेकिया पे आए, ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हो रहा है, कहाँ पे डिवाइड हो रहा था, ट्रेकिया डिवाइड्स एट T5 मीन्स थोरासिक, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा पे ये डिवाइड हो रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे, राइट, यहाँ पे ये फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा का रीजन होता है, यहाँ पे ये डिवाइड होता है। डिवाइड होता है क्या फॉर्म करता है, ब्रोंकस फॉर्म करता है, जो रेस्पेक्टिवली लेफ्ट और राइट लंग्स में जाके एंटर करता है। ये ट्रेकिया ब्रोंकस में डिवाइड हुआ तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई बनाता है। टर्शियरी ब्रोंकाई बनाने के बाद ये एकदम जो लास्ट का जो एंडिंग वाला जो एकदम फाइन ब्रांचिंग होता है उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर आता है, बैग जैसा स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई क्या करता है, ये एल्वियोलाई जो होता है वो मेन साइट होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब यहाँ से मेनली O2 और CO2 का, ऑक्सीजन और ये ऐसा होता है, ये ऐसा है, तो यहाँ से मेन ऑक्सीजन अंदर जाएगा एंड CO2 जो है वो बाहर आएगा, समझा इतना। अब हाँ, फिर हम लोगों ने देखा ये सब मिला के ब्रोंकस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई, ये सब मिला के हमारा लंग्स बन रहा है। एंड लंग्स जो है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ओके इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार डायग्राम अच्छे से समझ गए हैं, यहाँ पे देखो एपिग्लोटिस, ये लैरिंग्स, ये ट्रेकिया, ये हो गया डिवीजन को हम लोगों ने ब्रोंकस बोला, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये एल्वियोलाई है जो फाइन है ये पार्टिकल्स है, एंड नीचे हाँ जो एकदम नीचे होता है डोम शेप का होता है उसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। क्या होता है ये, डायफ्राम। डायफ्राम कैसा होता है, ये डोम शेप होता है। ओके सो अभी ये पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। उसके पहले ये अगर ये भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब ये पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। रेस्पिरेटरी, तो जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बताया मैंने कि नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स से लेके पैसेज, देन चेम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। क्या बताया मैंने, पहला होता है कंडक्टिंग पार्ट एंड सेकेंड इज रेस्पिरेटरी पार्ट, या फिर हम लोग उसको एक्सचेंज पार्ट भी बोल सकते हैं। तो
जैसे हम लोग नाम से ही समझ रहे हैं, कंडक्टिंग पार्ट क्या करेगा, कंडक्टिंग पार्ट सिर्फ कंडक्ट करेगा एयर को, ऑक्सीजन को या फिर एयर को, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे अंदर एल्वियोलाई तक लेके जाएगा। जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल ने सिर्फ लिया उसको और फिर पैसेज से पास किया चेम्बर में, फिर फैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक आता है, ये जो है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से लेके ब्रोंकस, ब्रोंकाई जो था, ब्रोंक्यूल्स तक, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स तक। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स तक जितना भी पार्ट था पूरा वो कंडक्टिंग पार्ट में आता है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रहा है, एयर का कंडक्शन कर रहा है, और ये करते करते ये एयर को ह्यूमिडिफाई करता है, मतलब मॉइस्चराइज करता है। दूसरा ये क्लियर कर रहा है जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अपने नोज में हेयर्स होते हैं अंदर, क्यों होते, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल्स अंदर आए वो उसको ट्रैप कर लेता है और क्लियर एयर को अंदर पास आउट करता है, तो क्लियर्स द एयर। एंड लास्ट, बाहर का टेम्परेचर कैसा है हमको नहीं पता, तो वो एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करता है, तो टेम्परेचर मेंटेनेंस। तो कंडक्टिंग पार्ट समझ गया। कंडक्टिंग पार्ट हम लोग ने क्या पढ़ा, वो सिर्फ कंडक्शन करेगा एयर को, मतलब एयर को अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके जो ब्रोंकस एंड ब्रोंकाई तक का जो रीजन था उसको हम लोग ने बोला कंडक्टिंग पार्ट। ये काम क्या कर रहा था, एयर का कंडक्शन कर रहा था, दूसरा ह्यूमिडिफिकेशन कर रहा था, तीसरा एयर को क्लियर कर रहा था, एंड लास्ट टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा था। अब अगर हम लोग रेस्पिरेटरी वरना एक्सचेंज पार्ट में जाए, तो जैसे यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा था वैसे यहाँ पे भी दिख रहा रहेगा कि एक्सचेंज मेन एक्चुअल साइट है ये, जहाँ पे CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा। मैंने पहले भी एल्वियोलाई बना के दिखाया था कि एल्वियोलाई जो मेन साइट है जहाँ से O2 अंदर जाएगा एंड CO2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आता है एल्वियोलाई। ये इसका काम क्या होता है, यहाँ पे एल्वियोलाई का ये क्या करता है, ये एक्चुअल साइट है फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो हम लोगों ने क्या किया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक हो गया कंडक्टिंग पार्ट एंड सेकंड हो गया रेस्पिरेटरी वरना एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रहा था, उसके अलावा वो ह्यूमिडिफाई कर रहा था, देन एयर को क्लियर कर रहा था एंड टेम्परेचर, एयर को अपने टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन कर रहा था, अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन कर रहा था। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स तक एक्सटेंड हुआ। रेस्पिरेटरी की बात करें, रेस्पिरेटरी पार्ट एक्चुअल साइट था फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। यहाँ पे सिर्फ एल्वियोलाई होता है, जहाँ पे एक्चुअल मतलब गैसेस का एक्चुअली में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, राइट। तो इतना क्लियर है आप लोगों को। तो अगर अब हम लोग इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें, तो पहले एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर। तो एनाटॉमिकल ये एक एयर टाइट चेम्बर है। कैसा है ये, एक एयर टाइट चेम्बर है। मतलब लंग्स एक एयर टाइट चेम्बर में हम लोग ने उसको फिक्स किया है कि ये लंग्स जो है वो डॉर्सली, मतलब अगर बीच में लंग्स है तो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से सपोर्टेड है। मतलब डॉर्सली किससे सपोर्टेड है, डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रली, डॉर्सल मतलब पीछे का पार्ट, वेंट्रल मतलब आगे का पार्ट एंड लैटरल मतलब साइड का पार्ट। तो वेंट्रली क्या, वेंट्रली किससे अटैच है, स्टर्नम से। हम लोग ने बोन में पढ़ा था स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम एक बोन है जो कि यहाँ पे चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। लैटरली किससे सपोर्टेड है, लैटरली बाय रिब्स। रिब्स साइड में, लंग्स के साइड में रिब्स होते हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे। एंड नीचे से लोअर साइड में डायफ्राम होता है, जैसे कि हम लोग ने ये देखा। तो ये लोअर साइड में
डायफ्राम होगा, जो कि कैसा होता है, डोम शेप होता है, डोम शेप टाइप। ओके, तो इतना समझा। हमारा लंग्स जो है वो एक ऐसे चेम्बर, थोरैसिक चेम्बर में फिट किया है, जो कि एक एयर टाइट चेम्बर है, ठीक है। इसको डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट करता है, वेंट्रली स्टर्नम सपोर्ट करता है, लैटरली रिब सपोर्ट करता है, एंड लोअर साइड पे डायफ्राम सपोर्ट करता है। अब ये जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ये जो एनाटॉमिकली इसको जैसे सेटअप किया है, वो इतना अच्छे से सेटअप किया है कि अगर मैंने कुछ भी ऑल्टर किया थोरैसिक कैविटी, जो थोरैसिक कैविटी है, ये सब के बीच का जो कैविटी है, मैंने थोरैसिक कैविटी में कुछ भी चेंजेस किए, कुछ भी ऑल्ट्रेशन किया, तो पल्मोनरी कैविटी में भी, मतलब लंग्स के अंदर भी, सपोज अगर ये मेरा, अज्यूम करो ये मेरा थोरैसिक कैविटी है और इसके अंदर मेरा लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी ऑल्ट्रेशन कर रही हूँ, मतलब मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ, तो इसमें भी ऑल्ट्रेशन होगा, राइट। ये पल्मोनरी कैविटी में भी ऑल्ट्रेशन हमको दिखेगा। तो मैंने क्या बताया कि इसको इतने अच्छे से सेटअप किया है कि कोई भी चेंजेस जो मैं थोरैसिक कैविटी में लाऊंगी वो पल्मोनरी कैविटी को भी अफेक्ट करेगा। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि हम लोग पल्मोनरी कैविटी क्या है, लंग्स के अंदर जो कैविटी है उसको हम लोग ने पल्मोनरी कैविटी कहा है। तो ये पल्मोनरी कैविटी को हम लोग डायरेक्टली ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, हम डायरेक्टली लंग्स के साथ नहीं खेल सकते, इसलिए हम लोग डायफ्राम में कुछ चेंजेस करते हैं जो लंग्स में होता है, और उसकी वजह से हमारा इंस्पायरेशन होगा, मतलब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, या एक्सपायरेशन होगा, मतलब हम लोग CO2 को बाहर देंगे, ये फिक्स होता है। तो जब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म करने वाले हैं, तो वो वीडियो में हमको अच्छे से समझ आएगा कि मैंने ये क्या बोला, मतलब मैंने ये ऐसा क्यों बोला कि मैं अगर थोरैसिक कैविटी में कुछ भी ऑल्टर करूंगी तो पल्मोनरी कैविटी में भी होगा, ये रीजन वहां पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अभी ये पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो 5 स्टेप में होता है, मतलब मेन 5 स्टेप होता है जिससे अपना रेस्पिरेशन क्लियर होता है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो हमको पता है ब्रीदिंग, हमको पहले ब्रीदिंग करना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना होगा, CO2 को बाहर देना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग, जिसको हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। सेकेंड स्टेप, अब वो जब हमारे अंदर आया वो लंग्स तक जाएगा, हम लोग ने बोला वो कंडक्टिंग पार्ट से होकर रेस्पिरेटरी पार्ट तक जाएगा। तो रेस्पिरेटरी पार्ट क्या है हमारा, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई का जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस उसको डिफ्यूजन होना पड़ेगा, उसका डिफ्यूजन होना पड़ेगा। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर मैं यहाँ पे परफ्यूम मार रही हूँ तो वो सिर्फ इधर ही स्प्रेड होगा, ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ से यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो पार्टिकल्स का, तो वो लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ये आगे हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स में वहां पे पढ़ेंगे। तो सेकेंड प्रोसेस क्या हुआ हम लोगों का, डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ओके, अब थर्ड, ये लंग्स तक तो पहुंचा है, ठीक है। अभी कहाँ पे, इसको टिश्यूज और सेल्स में भी जाना होगा, तो अब हमारा ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड के द्वारा ये गैसेस हमारे टिश्यूज और सेल्स तक पहुंचेंगे। तो तीसरा स्टेप क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टू थ्रू ब्लड टू टिश्यूज। तो अब ये टिश्यूज तक पहुंचा है, तो वहां पे भी उसका एक्सचेंज होना पड़ेगा, वहां पे भी डिफ्यूजन का जरूरत होगा अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, मतलब अब ब्लड टिश्यूज तक लेके गया है तो ब्लड और टिश्यू में भी एक्सचेंज होगा, तो वो डिफ्यूजन से ही होता है। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एंड लास्ट स्टेप जो है, अब वहां पे चला गया ना, अब टिश्यू के अंदर चला गया, तो O2 को हम लोग ने क्यों लिया था, ऑक्सीजन को,
हमारे रिएक्शंस के लिए। तो अब हम लोग इससे कैटालिटिक रिएक्शंस करेंगे और CO2 को प्रोड्यूस करके बाहर रिलीज कर देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब जो सेल के अंदर होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसमें हम लोगों ने क्या किया? यूटिलाइजेशन किया इनडायरेक्टली। रिलीज ऑफ CO2। तो हम लोग ये पांचों स्टेप को वापिस एक बार देखिए। तो हम लोग ने क्या देखा पांचों स्टेप में कि पहला स्टेप मैं ब्रीदिंग करूंगी, राइट। पूरा एक शॉर्ट में मैकेनिज्म अगर हम लोग देखे, वैसे तो मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैकेनिज्म ही है, बट एक शॉर्ट अगर हम लोग देखे तो क्या होता है, मैंने पहले ब्रीदिंग किया, राइट। मैंने ऑक्सीजन को अंदर लिया एंड CO2 को बाहर दिया। तो वो ब्रीदिंग में हमको हम लोगों ने पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोला है। ये हो गया पहला स्टेप। जब वो अंदर आया तो हम लोग ने पढ़ा था मेन एक्चुअल साइट जो होता है वो एल्वियोलाई होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो रहेगा उसके अक्रॉस गैसेस का डिफ्यूजन होगा, मतलब CO2 बाहर जाएगा एंड O2 अंदर आएगा। देन थर्ड पॉइंट था, अब गैसेस को हमको टिश्यूज और सेल्स तक भी लेके आना है। तो ये गैसेस का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बाय ब्लड टू द टिश्यूज, राइट। उसके बाद आता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मतलब अभी टिश्यूज तक पहुंच गया तो टिश्यूज और ब्लड के बीच में भी एक्सचेंज होगा। तो वही डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एंड लास्ट, अब टिश्यूज ने ले लिया है, सेल्स को मिल गया है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है, कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शंस करता है एंड देन ऑक्सीजन CO2 को रिलीज करता है। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जो मैकेनिज्म है जिससे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं उसके वो पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग ने ये क्या पढ़ा, समझ गया। एयर टाइप चेम्बर है, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से लंग्स एक एयर टाइप चेम्बर में है, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से सपोर्टेड है, वेंट्रली स्टर्नम से सपोर्टेड है एंड लैटरली रिब्स से सपोर्टेड है। लोअर साइड पे डायफ्राम प्रेजेंट है जो कि डोम शेप्ड होता है। और ये 5 स्टेप्स। तो ये था रेस्पिरेटरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू।